मेरा नाम ब्रजेश है और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो आज का जो टॉपिक होगा वो तो हम आगे पढ़ेंगे और वो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ कूलॉम्स लॉ या फोर्सेस। तो फिलहाल मैं आपको वो क्वेश्चन बता देता हूँ जो लास्ट टाइम डिस्कस किया था। तो याद है आप लोगों को मैं कहा था कि एक चार्ज है क्यू, नाम दिया था ए, और एक चार्ज है बी, उस पे 2q चार्ज था। कहा था कि उनके बीच की दूरी है r या d, जो भी कह लीजिए, और उनके उनके बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो F है। ये बात हो रही थी। तो यदि मैं कहूं कि ये जो फोर्स है इनके बीच का वो F की वैल्यू क्या है, तो F की वैल्यू है, लिख लेता हूं मैं, F बराबर K Q1 Q2 बाई डिस्टेंस का स्क्वायर है R स्क्वायर। जो कूलॉम्स लॉ है वही लगाया हूं, कुछ नया तो लगाया नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन है, अच्छा हाँ एक और चीज है, इस क्वेश्चन को काफी लिखा गया होगा कि ये पहले दो दो स्मॉल आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर हैं, वो R डिस्टेंस पे हैं, तो उनके बीच का जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन F है, और चार्ज A को Q को C एक न्यूट्रल कंडक्टिंग सिमिलर स्मॉल स्फीयर से कांटेक्ट कराया गया। तो जो चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हुए फर्दर ए को उठा के फिर बी के साथ इंटरेक्ट किया गया, और फिर बी और ए को सेम सेपरेशन जो आज इनिशियल डिस्टेंस रखा गया, तो बताना है कि अब फोर्स कितना है ना। तो जब भी कोई इस तरह की बातें हो कि ऐसा किया गया वैसा किया गया, ये हुआ वो हुआ, तो उसे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हमें स्टेप वाइज इसको फॉलो करना चाहिए। जैसे कि कहा गया है कि ऐसे है तो एफ लग रहा है, तो ये वैल्यू लिख लिया। अब बात हो रही है इसको ए को टच कराया गया सी से टच कराया गया सिमिलर स्फीयर। तो आप देखेंगे कि जब ये टच होंगे, जब दोनों दोनों ए और सी टच होंगे, तो इस पे क्यू है और इस पे 0 चार्ज है। तो ये आपको ध्यान देना होगा कि जब सिमिलर कंडक्टिंग स्फीयर, सिमिलर का सेंस बस साइज है, सिमिलर कंडक्टिंग स्फीयर जब टच करते हैं, उनको टच कराया जाता है, तो फटाक से विद फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड जितना भी दोनों का मिलाकर जितना चार्ज है, टोटल नेट चार्ज इररिस्पेक्टिव ऑफ इंडिविजुअली हैविंग इनिशियल चार्जेस, सो अचानक और टोटल चार्ज का आधा आधा डिवाइड हो जाता। अच्छा, एक बड़ा स्फीयर है एक छोटा स्फीयर है, तो एक बड़ा है एक छोटा है, तो तब अलग अलग, बड़े पे बड़ा ज्यादा चार्ज होगा, छोटे पे कम चार्ज होगा, और निकालना मुश्किल होगा, क्योंकि इसके अपने रूल्स हैं कि सेम पोटेंशियल पे चीजें रहती हैं जब कंडक्टिंग चीजें इंटरैक्ट करती हैं। तो सिमिलर साइज इसलिए दिया गया है ताकि आधा आधा चार्ज कर दें। तो देखिए Q है 0 है, तो ये दोनों को जब टच कराएंगे तो Q और 0 मिलकर कितना हो जाएगा, Q ही रहेगा, टोटल नेट चार्ज Q, और आधा आधा चार्ज हो जाएगा Q/2 और Q/2, टोटल का आधा आधा चार्ज हो जाएगा। फिर इनको सेपरेट किया गया, फिर यहां से अलग से उठाया गया, और A को जो जिसपे Q/2 चार्ज था A, और इसको फिर से टच कराया गया B से, टच, जिसपे ऑलरेडी कितना चार्ज था 2q। ठीक है, फिर से आपको याद है कि जब इनको टच कराया जाएगा, तो ये स्थिति होगी, ये A है और ये B है। एक क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जब ये दोनों को R डिस्टेंस पे रखा गया था तो फोर्स F था, और A को न्यूट्रल किसी थर्ड चार्ज न्यूट्रल C से टच कराया गया, फिर यहां से A को सेपरेट किया गया, तो अब Q/2 ही रहा होगा सेपरेट करने पर, और इस पे वो तो हट ही गया, और इसको फिर से इसके साथ टच कराया गया। अब बताइए दोनों जब टच किए जाएंगे तो नेट चार्ज कितना होगा, नेट चार्ज होगा
2q प्लस q बाई 2। ये जो नेट चार्ज है आप देख रहे होंगे, जो नेट चार्ज है यहाँ पे इसका ये q प्लस q बाई 2 प्लस 2q, कितना चार्ज हो गया ये हो गया 5q बाई 2, 5q बाई 2 हो गया ये चार्ज। अच्छा, लेकिन इन दोनों पे जो चार्जेस होंगे आधे आधे होंगे, इन पे चार्ज होगा 5q बाई 4 एंड 5q बाई 4। अब ये स्थिति है कि जब दोनों को सेपरेट किया गया r डिस्टेंस पे, a और a है और b है, तो इस पे चार्ज है 5q बाई 4 और 5q बाई 4। इनके और दूरी वही है जो शुरू में थी, और अब फोर्स है F डैश। ये देखिए F डैश की वैल्यू है k q1 q2 बाई आर स्क्वायर। नोटिस करने वाला ये पॉइंट कि भले ही प्रोसेस, स्टेप्स, कंडीशन, सिचुएशन जो भी क्वेश्चन में किया जाए, क्वेश्चन में हो सकता है कि बहुत सारे डिवाइस का नाम लिया जाए, बहुत सारे जो आपके लाइफ की चीजें हैं, ऑब्जेक्ट्स, उनका नाम लिया जाए, पर फर्क नहीं पड़ता। जरूरत इस बात की है कि इसका जो कूलॉम्स लॉ है, जो फार्मूला है, उसी को हम लगाएंगे और जो रिजल्ट होगा वो बताएंगे, है ना। धीरे धीरे आइडिया भी लग जाएगा कि हमें किसी क्वेश्चन को, अनसीन क्वेश्चन को जो देखे नहीं हुए हैं, उसको हम कैसे अप्रोच करेंगे। और भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे, और लास्ट में हम लोग जब थियोरेटिकली सब पढ़ लेंगे एग्जाम्पल के साथ में, जैसे एग्जाम्पल दिया हूं मैं, तो लास्ट में हम लोग बहुत ही ज्यादा यूनिक क्वेश्चंस, टफेस्ट क्वेश्चन करेंगे, फ्रॉम इजीएस्ट टू टफेस्ट क्वेश्चन। मतलब उनके बीच में सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और बोर्ड एग्जाम्स के क्वेश्चंस रहेंगे, तो ये अच्छी चीज है। तो हमें पहले अभी एग्जाम्पल के साथ थ्योरी को सीखना है। ये एफ डैश की वैल्यू है, अब एफ डैश देखिए, ये देखिए 25 बाई 16 के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब जल्दी से इसको एफ नहीं समझना है, क्योंकि आप यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, ये वाला, ये है एफ बराबर 2 के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर है। अब मैं इसको सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूं, इसकी वैल्यू है एफ बाई 2 है। देखिए के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू है एफ बाई 2, यहां पे मैं रखने जा रहा हूं। तो यहां पे रखने पे पता चल रहा है कि एफ डैश बराबर 25 बाई 16 एफ बाई 2, वैल्यू आ गया 25 बाई 32 एफ। सो आंसर आ चुका है। यदि Q और 2Q चार्ज के बीच का फोर्स F हो, तो ये सब स्टेप्स के बाद जो लंबा सा क्वेश्चन लिखा होगा, ये सब स्टेप्स के बाद उनका जो नया फोर्स होगा A और B के बीच में, जिन पे चार्ज इस तरह का डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, तो ये 20F बाई 32 होगा। अब ये जो ऑप्शन दिया होगा उसमें बहुत सारे ऑप्शन होंगे, एक तो ऑप्शन होगा F होगा, एक तो ऑप्शन होगा 25F बाई 16 होगा, एक होगा 25F बाई 32 होगा, एक होगा F बाई 2 होगा। ऑप्शन तो कैसे, एक तो सही देके और बाकी 3 थोड़ा सिमिलर टाइप का, कहीं पे जो बीच में स्टेप्स आए होंगे उन्हीं को लिखना होता है। इसीलिए कई लोगों से गलतियां हो जाती हैं कि कुछ करते हैं और वो वाला भी एक ऑप्शन होता है जबकि नहीं है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे लग रहा है जैसे जल्दी में 25 और 16 यहाँ पे लोग F मान लेते हैं, तो ये भी गलतियां आ जाती हैं। तो मैं आपको ये भी सिखाते चल रहा हूँ कि कैसे हम लोग चीजों को अज्यूम करेंगे, कैसे हम चीजों को, स्टेप्स को फॉलो करेंगे, कैसे वही लॉज जो थियोरेटिकली जो बेसिक फंडामेंटल लॉज है वही लगता है। एक बड़ा स्टेटमेंट यदि मैं देना चाहूँ अभी फिलहाल के लिए, तो मैं ये कहूंगा कि साइंटिफिक जो लॉज हैं, जो डिस्कवरीज हैं, जो हमारी रीच है, चाहे कभी भी होगी,
आपको पता है बहुत लिमिटेड है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पूरी इतना इतना मतलब जायंट यूनिवर्स, इतना भीम का इतना बड़ा यूनिवर्स है, लेकिन जो फंडामेंटल फोर्सेस हैं जो गवर्न करने वाले, चाहे स्टैटिक फॉर्म में कोई चीज हो चाहे डायनामिक फॉर्म में हो, गैलेक्सीज रिवॉल्व कर रही हैं, प्लैनेट्स, स्टार्स, सैटेलाइट्स, दिस दैट, अर्थ पे इतने मूवमेंट्स, है ना, केवल और केवल 4 फंडामेंटल फोर्सेस गवर्निंग है। सरप्राइजिंग। तो लॉज बहुत लिमिटेड होते हैं। तो यदि साइंस को समझना है, जैसे कई लोगों के दिमाग में होता है कि साइंस बहुत कठिन है, ऑब्वियसली यदि आप नहीं समझेंगे तो साइंस कठिन ही है ना। और यदि आप समझते हैं तो आसान है। मेरी नजर में तो बहुत ही आसान है, इंटरेस्टिंग है। सबसे आसान इसलिए मैं कहूंगा क्योंकि रियल लाइफ से रिलेटेड है और इसको बड़ा मजा आता है पढ़ने में। कई लोगों के इस तरह के कोटेशंस भी हैं कि अ टीचर हु मेक्स फिजिक्स बोरिंग देन ही इज अ क्रिमिनल। मतलब कोई टीचर है जो फिजिक्स को बोरिंग पढ़ाता है, टीचर्स फिजिक्स बोरिंग, तो बड़ा वॉल्टर लेविन का ही बहुत पॉपुलर है, प्रैक्टिकल साइंस फिजिक्स के जो करके दिखाते हैं। एनीवे, तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये नहीं कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, मैं आपको इसमें बहुत सारी चीजें बताया कि हमें कैसे सोचना चाहिए। अब हम लोग पढ़ते हैं, इसका ख्याल रखिएगा। फिर से मैं आपको याद दिला दूं, बहुत सारे अजम्पशन भी होते हैं। इमेजिन करिए कि सिमिलर स्फीयर ना दिया हो तो भी आपको मानना होगा, अलग अलग साइज का दिया होगा तो उसी प्रोपोर्शन में आपको चार्ज डिवाइड करना होगा। हालांकि सच्चाई ये है कि एक बड़ा स्फीयर हो एक छोटा स्फीयर हो तो मुश्किल होगा। हम लोग आगे देखें किस तरह से सेम पोटेंशियल के नाते इन पे चार्जेस हम नहीं निकाल पाएंगे, वो आगे हम लोग देखेंगे। फिलहाल इसके लिए इतना ही। रही बात एक क्वेश्चन और, कई बच्चे वीडियोस देख के कुछ लोग क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि सर ये कैसे मालूम चला कि चार्जेस लाइक चार्ज रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, ये कैसे मालूम चला? मतलब आप कैसे कह सकते हैं ये वाली बात आप कैसे कर सकते हैं? तो उसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि कैसे कहा जा सकता है। चलिए मैं उसकी भी चीजें बता देता हूं। देखिए, ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल जो लॉ है ग्रेविटेशन का, वो 1665-67 के अराउंड न्यूटन ने किया था, 17th सेंचुरी में। तो और एक लंबा सा फेहरिस्त है, 1895-97 के अराउंड इलेक्ट्रॉन का खोज होता है, उसके मास का खोज जे थॉमसन करते हैं। मॉडर्न का पूरा एक लंबा सा इतिहास है, वो हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉन के बीच में जिस तरह की बात बाद में होने लगी, और हालांकि कूलॉम्स लॉ की खोज तो कूलॉम ने किया था, ऑगस्टीन डी चार्ल्स कूलॉम ने किया था। लेकिन यह है कि जो फोर्सेस होते हैं उन्होंने किया कि जो रब करके कंडक्शन से इस तरह की चीजें, उस चीजों से जो चार्जेस आए, है ना, रब करके जो पॉजिटिव, तो उन्होंने देखा कि उनके बीच में रिपल्सन था और किसी और एक्सपेरिमेंट में अट्रैक्शन था। तो उस लेवल में जाके उस प्रोपोर्शनलिटी को एक्सपेरिमेंट करके वो सब बताना, बल्कि उसके बजाय मैं यदि आपसे ये कहूँ कि थोड़ा सिंपल तरीके में समझते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा कि एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन के बीच में, यदि 1 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर कुछ भी फोर्सेस हो, तो ग्रेविटेशन की खोज क्योंकि हो चुकी है 18th सेंचुरी तक, तो पता चला कि इनके बीच में, इनका जो मास है इनके बीच में क्या होना चाहिए था? अट्रैक्शन होना चाहिए था। ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव होता है तो अट्रैक्शन होना चाहिए था इन दो इलेक्ट्रॉन के बीच में। लेकिन पाया ये गया कि इनके बीच में रिपल्सन होता है, मतलब ये छोड़ने पे दूर जाते हैं। तो ये हुआ कि भाई कुछ ऐसा फोर्स है जिसको हम लोग
नहीं जानते। तो वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वहीं से इस तरह की बात शुरू हुई। हालांकि एक लंबी सी फहरिस्त है, लंबी सी जर्नी है इसकी। तो ये हुआ कि भाई इन दोनों मास के बीच में न्यूटन के अनुसार ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अनुसार इनके बीच में क्या होना चाहिए था, एक दूसरे को खींचना चाहिए था। लेकिन देखा गया कि एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं। इसका मतलब जितना हम लोग अभी तक जानते हैं साइंस, उसमें कोई एक नया फोर्स है जिसको हमें अलग से सोचना पड़ेगा, जिसका नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ठीक है, सिमिलरली प्रोटॉन के लिए भी होल्ड करता है। और रही बात ग्रेविटेशनल फोर्स, यदि मैं कहूं कि ग्रेविटेशनल फोर्स के इन दोनों के बीच में G_m_e/r², और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनके बीच में यदि देखा जाए तो ये है K/Q/r²। काफी ज्यादा सिमिलर है। ये भी देखिए, ये ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। और यहाँ पे है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और यहाँ पे भी वही है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यही रीजन है कि सेम डिस्टेंस पे दो पॉइंट चार्ज पॉइंट मास को रखा जाए जिन पे चार्ज भी हो, तो जब हम रेशियो लेंगे तो इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम हो जाएगा। तो यदि मैं कहूं कि इनके बीच का रेशियो क्या है, कितना, आपको मैं जस्ट बताना चाहता हूं कि किस तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाय ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर E/me, और ये नियरली इक्वल टू 10 टू पावर 42, 10 टू पावर 42। या फिर उल्टा कर लेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स यदि ऐसे कर लेंगे, आप इमेजिन करिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से किस लेवल में कमजोर है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, मतलब आप इमेजिन करिए। और यही रीजन है शायद कि हम लोग सारी चीजें जो आप देख रहे होंगे सराउंडिंग में, सबके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, हमारे आपके बीच में, सबके बीच में, हमारे इस कैमरे के बीच में जो रिकॉर्ड कर रहा है, लेकिन हम लोग खिंचा नहीं रहे हैं क्योंकि इतना वीक फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स एज कंपेयर टू अदर फोर्सेस which is the base of fundamental force इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। उसके कंपैरिजन में फ्रिक्शनल फोर्स, एयर रेजिस्टेंस, दिस फोर्स, दैट फोर्स, ये सारे उसके कंपैरिजन में जो ग्रेविटेशनल फोर्स इतना वीक है कि हम लोग चिपक नहीं रहे हैं, अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं। इसको समझने की जरूरत है। तो एक तो मैं ऐसे ऑर्डर आप लोग बताया था कि आप इमेजिन कर सकें कि किस लेवल का ये फोर्स है। मतलब आप इमेजिन करिए कि 1 पे 42 जीरोस लगाने हैं आपको, सरप्राइजिंग। अब ये हुआ कि ये ठीक है। सिमिलरली आप इनके लिए भी प्रोटॉन में भी इसी तरह की बात होती है, प्रोटॉन में भी इसी तरह की बात होती है। इसमें भी अट्रैक्शन होना चाहिए था, लेकिन इनमें भी रिपल्सन ही होता है। हाँ, लेकिन ये है कि जब इसमें हम लोग देखेंगे, इसकी जब बात करेंगे हम लोग, तो इसका जो फोर्स आता है ना, ये जो फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो रेशियो आता है, वो क्योंकि इसका मास थोड़ा ज्यादा होता है ना। इसका मास कितना ज्यादा होता है, यदि मैं इसको लिखूं कि इसका मास कितना ज्यादा होता है, तो mp/me, मैं तो कहता हूं कि इसको भी आप लोगों को जाना चाहिए, नियरली इक्वल टू 1836 कहीं जरूरत पड़े। मतलब इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन 1836 गुना ज्यादा होता है ये भी। हालांकि ये सब मॉडर्न का पार्ट, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक इसीलिए पढ़ भी रहे हैं ताकि मॉडर्न को और अच्छे से समझ सके, क्योंकि रियल लाइफ में इलेक्ट्रोस्टैटिक के नाम पे तो करंट ज्यादा, जो आगे वाला चैप्टर है करंट और कैपेसिटर, ज्यादा महत्वपूर्ण है और रियल लाइफ में देखने को मिलता है। स्पेशली अलग से चार्ज देखने को तो हम लोगों को कहीं नहीं मिलता है, जब तक हम लोग कंघी होंगी ऐसे ऐसे करके ना, ऐसे
ऑब्जेक्ट के लेवल पे इसे अट्रैक्ट करते हुए, रोंगटे खड़े होते हुए, तिनको को खींचते हुए सब ना देखें तब तक चार्ज वैसे भी दिखता तो है नहीं। तो ये वैल्यू है 10 टू पावर -39। रीजन थोड़ा सा कम हो गया ये जो रेशियो है इस तरह का, या फिर ये कहें कि यदि साइन वाइज देखें तो थोड़ा ज्यादा ही हो गया। तो ये है रेशियो, ये 3 का डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि मास इसका मास बल्कि मास ज्यादा हुआ 6 गुना होगा, ये -36 होगा। सो इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोटॉन के बीच में ये होता है और इलेक्ट्रॉन के बीच में ये होता है। ये तो मैं उल्टा लिख लिया था तो इसलिए ऐसा है। एनीवे, जब ये देखा गया, यदि मैं बात करूं कि आगे फिर दूसरा वाला अनलाइक चार्ज वाला कैसे आया, तो वो मैं बता देता हूं कि किस तरीके से ये चीजें आई। अब देखा गया कि प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज, इसमें रिपल्सन था, इसमें भी रिपल्सन था। अब ये देखा गया कि भाई ऐसा है कि ये देखिए इनके बीच में अट्रैक्शन था, ठीक है, इनके बीच में अट्रैक्शन था। लेकिन हुआ ये जब दोनों प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को 10 सेंटीमीटर दूर या 1 सेंटीमीटर दूर रखा गया तो एक दूसरे को खींच रहे थे। अभी लगा कि भाई तो ये तो खींच रहे थे, तो ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स यूनिवर्सल लॉ है, तो ये तो खींच रहे हैं, तो फिर कैसे आप अट्रैक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, तो ग्रेविटेशनल लॉ है। लेकिन हाँ, कैलकुलेट करने पे जितना ग्रेविटेशनल फोर्स आया, मतलब जितना ग्रेविटेशनल फोर्स के न्यूटन के अनुसार इसे जितना खींचना चाहिए था उससे कहीं बिलियंस टाइम्स ज्यादा। आप कैन इमेजिन कि मतलब इतना ज्यादा टाइम्स ज्यादा फोर्स खींच रहा था। तब कहा गया कि ऐसा है भाई कि ग्रेविटेशनल फोर्स केवल नहीं लग रहा है, यदि केवल ग्रेविटेशनल फोर्स लगता तो जो फोर्स इतना बड़ा आया है ये उस फार्मूले से ग्रेविटेशन के, तो वो नहीं आता कि कुछ और फोर्स है। तब कहा गया कि जरूर इसमें कुछ और अट्रैक्शन है जिसका नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है। और वैल्यू अब देखिए इसका रेशियो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बीच का जो फोर्स है किस ऑर्डर का है, 10 टू पावर -39। मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि कुछ बच्चों के ये डाउट्स थे, वो अलग से पूछे थे कि सर ये कैसे ये खोज हुई कि उनके बीच में कुछ के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन होता है, कुछ के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है, तो आखिर ये कैसे होता है। एनीवे, अब हम लोगों का अगला टॉपिक है, अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज कहिए, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहिए, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ कूलॉम्स लॉ कहिए, फर्क नहीं पड़ता। जरूरत इस बात की है कि हमें ये समझना है कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होता क्या है ना। तो मैं फिर से चाहूंगा कि साइंस इकट्ठा देखा जाए, ना कि अलग से किसी चीज को रटा जाए, याद किया जाए, बल्कि समझने की जरूरत है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब होता है कि कोई भी स्टिमुली है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, कैरेक्टर हैं, क्वांटिटीज हैं, और उनका जो प्रभाव है, जो इफेक्ट है, वो इंडिपेंडेंट हो, किसी के होने से किसी का होना, फोर्स लगाना, इंटरैक्ट करना दूसरी चीजों से
कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अपना इंडिपेंडेंट इफेक्ट दिखाए। यही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। और आप कहें क्या ये हर जगह होल्ड करता है, तो मैं ये कहूंगा कि नेचर में मोस्ट ऑफ द केसेस में ये होल्ड करता है। नेचर में मोस्ट ऑफ द केसेस, नॉट ऑलवेज, पर मोस्ट ऑफ द केसेस के नाम पे यदि परसेंटेज कहूं तो मोर देन 95%। थोड़े बहुत ऐसे केसेस हैं जो जहां पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होल्ड नहीं करता। एग्जाम्पल लूंगा, मैं कहूंगा कि अच्छा कहा जाए कि वो कंडीशन कौन सी है, कैसे जानेंगे, तो मैं यही कहूंगा कि जो लीनियर सिस्टम होते हैं, लीनियर रिलेशन, लीनियर सिस्टम्स होते हैं, जो लीनियर क्वांटिटीज रिलेशन है, उनके ऊपर ये होल्ड करता है। बल्कि मैं तो कहूंगा कि इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बैक कह सकते हैं, मतलब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यदि होल्ड कर रहा है तो लीनियर इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन, लीनियर सिस्टम तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इस तरह की बातें होती हैं। जनरली ऐसी होती हैं। लेकिन नॉन लीनियर सिस्टम है, नॉन लीनियर सिस्टम तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होल्ड नहीं करता। तो ये पॉइंट है जो आपको जानना था। हालांकि ये थोड़ा बियॉन्ड कोर्स टाइप का है तो उस पर नहीं जाते हैं। हाँ, ये कोर्स का है, वो तो मैं लीनियर सिस्टम एंड दिस एंड दैट, हायर एजुकेशन के लिए आप थोड़ा बात कर सकते हैं। पर अब एग्जांपल लेते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा कि किस तरह का ये सेंस क्या है। तो इसका सेंस यही है कि किसी बॉडी पर कोई फोर्स लग रहा है, कोई और एक फोर्स लग रहा है, तो जो इसका अपना प्रभाव है, यदि वो लगता है या नहीं लगता है, ये अपना प्रभाव दिखाएगा। ये लगता है या नहीं लगता है, तो ये लग रहा हो तो अपना प्रभाव दिखाएगा। दोनों लग रहे हैं तो दोनों अपना प्रभाव दिखाएंगे, और इंडिपेंडेंट जो था वो उसी तरह का दिखाएंगे। और जब हम कैलकुलेट करें कि नेट क्या है, तो वेक्टर क्वांटिटीज होंगी तो वेक्टर सम कर लेंगे, स्केलर क्वांटिटीज होंगी तो स्केलर सम कर लेंगे, और जो आएगा उसे रिजल्ट बोलेंगे। यही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। अब रही बात की यहाँ पे कूलॉम्स लॉ, अच्छा हाँ, जो मैं बता रहा था कि फिजिक्स में सब जगह होल्ड करता है। तो आप जहां भी देखेंगे वेव है ना, वेव, स्ट्रिंग वेव हो गया, साउंड वेव हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गया, फोर्स हो गया, मोमेंटम हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, वेलोसिटी हो गई। नाव पे यदि रिवर की वेलोसिटी है, इंपोज किया आपने उसको, एक तरह से फोर्स लगाया, सेल करने की कोशिश की, नाव को अपने खेने की कोशिश की, तो उसका भी इफेक्ट दोनों को मिला के है ना, वेक्टर सम ऑफ दोज वेलोसिटीज अप्लाइड ऑन बोर्ड, तो इम्पोज ऑन बोर्ड। सो हर जगह तो अप्लाई हो रहा है सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ चार्जेस, नेट चार्ज, अपना अपना प्रभाव है ना। तो हर जगह चार्ज का, इलेक्ट्रोस्टैटिक का, पोटेंशियल का, पोटेंशियल का, स्प्रिंग का, फोर्स का, मोमेंटम का, जब सब जगह है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब यह है कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को और थोड़ा डिटेल में लिखें, समझें, तो यही कहूंगा इसको ऐसे होगा कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को स्टेटमेंट दिया जाए, स्टेट किया जाए, तो ऐसा होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिकली, खासकर यहाँ पे लिख देता हूं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक electrostatics. So electrostatic force between two charges is independent of existence of other charges around them. ये यदि इसमें थोड़ा और ऐड कर दो तो कहता हूं कि नेट फोर्स on one charge is vector sum of all
फोर्स है। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस is independent of existence of other charges around them. Net force on one charge, net force on one charge is वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस। इसका मतलब क्या है, साफ है कि दो चार्ज के बीच में, इस चार्ज और इस चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लगता है, वो इसे कोई मतलब नहीं है कि और भी चार्ज इस पे फोर्स लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं। लगा रहे होंगे, हैं चार्ज तो लगा रहे होंगे, फर्क नहीं पड़ता। ये वाला तो जितना अकेले लगा रहा था, यदि बाकी चार्ज ना हो और जितना ये फोर्स लगाए बाकी चार्ज होंगे, तब भी ये वाला उतना ही लगाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि और चार्जेस इस पे फोर्स लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं। यही समझने की जरूरत है, यही मैं आपको समझा रहा था। तो यदि मैं कहूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का यदि स्टेटमेंट लिखूं तो यही मैं कहूंगा कि फोर्स ऑन चार्ज 1, और इसके लिए फोटो बना दो यहाँ पे तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। ये एक्सिस है, ये चार्ज है, ये Q1 है, Q2 है, Q3 है, माइनस Q4 है, Q5 है, एंड सो ऑन। बहुत सारे चार्ज है ना। मैं आपको बताने की कोशिश ये कर रहा हूं कि यदि कोई कहे कि ये इस पे कितना फोर्स लगा रहा है, Q1 Q2 बहुत सारे चार्जेस हैं, यदि मैं कहूं कि Q1 पे Q2 कितना फोर्स लगा रहा है, तो Q1 Q2 वाला कूलॉम्स लॉ लगा के अपना लगा दीजिए फोर्स। इससे कोई मतलब नहीं है कि और भी चार्जेस हैं कि नहीं है। यही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। और बात है सुपरपोजिशन का सेंस, तो इसका मतलब है कि सारे फोर्सेस इंडिपेंडेंटली सुपर इम्पोज होंगे यहीं पर। तो सारे फोर्स इस पे जब सुपरपोज होंगे, सुपर इम्पोज करें इन पे, तो जो नेट आएगा उसे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहते हैं। नाम से भी लग रहा होगा कि हर एक अपने इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल इफेक्ट के फोर्स को इस पे अप्लाई करें और नेट निकालें। तो नेट इंडिविजुअल फोर्सेस को इस पे लगाएं, जिसे सुपरपोजिशन कहते हैं। सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस इंडिपेंडेंटली, इंडिविजुअली, तो उसे ही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहते हैं, प्रभाव इफेक्ट वाला। और नेट के लिए तो हमें नेट लेना होगा। एनीवे, तो देखिए Q2, तो इस पे फोर्स लग रहा होगा F1, Q3 इस पे लग रहा होगा F3, F1/2, F1/3, ये देखिए अपनी तरफ खींच रहा होगा F1/4, और ये रिपेल कर रहा होगा F1/5। ये समझने की जरूरत है। अब रही बात की सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या मतलब है। फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन 1 बराबर फोर्स ऑन 1/2 चार्ज प्लस फोर्स ऑन 1/3 प्लस फोर्स ऑन 1/4 प्लस फोर्स ऑन 1/5। यदि और भी चार्ज होते तो और भी। दिस इज कॉल्ड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। तो यही आपको समझने की जरूरत थी। इंडिपेंडेंट वेक्टर सम, यदि पोटेंशियल की बात करते तो स्केलर सम, पोटेंशियल एनर्जी की बात करते तो स्केलर सम, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो वेक्टर सम, वहां भी। तो आप ये देख रहे हैं कि किस तरह से फील्ड, मोमेंटम, वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन, हर एक के लिए पोटेंशियल, सब जगह ऑलमोस्ट इन ऑल केसेस किस तरीके से सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होल्ड करता है। और इसको इस तरह न देखा जाए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए ये बस होल्ड करता है, बल्कि साइंस को इस नजरिए से देखा जाए, समझा जाए। और हर जगह
जैसे यदि मैं एग्जांपल के तौर पे लूं तो मैं कहूँगा कि आप देखे होंगे वेव्स में ऐसे है और एक टाइट स्ट्रिंग है और इधर से एक वेव पल्स जनरेट करिए। आप लोग घर पे करके देखिएगा कि टाइट स्ट्रिंग को लेके ऐसे करिएगा तो ऐसे होके वेव पल्स जाएगा ऐसे, और उधर से भी कोई कर देगा नीचे से ऐसे कर दे तो नीचे से आएगा यहाँ से, तो ये इधर से जाता है, ये इधर से ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा। इमेजिन कर पा ऐसे करके ऐसे वेव पल्स जनरेट किया। जब ये जाएंगे तो यहाँ पे जब बीच में आते हैं ना, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, तो रस्सी स्ट्रेट हो जाएगी, रस्सी ऐसे हो जाएगी। यहाँ पे जब दोनों आ जाएंगे तो रस्सी ऐसे हो जाएगी। लेकिन कितनी अजीब सी बात है कि यहाँ पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल रूल करता है। यहाँ पे रस्सी ऐसे भी है यहीं पर और रस्सी ऐसे भी है, क्योंकि मीडियम एक ही है तो इसीलिए रिजल्टेंट है स्ट्रेट है। नहीं तो बस अगले ही मोमेंट पर आप देखने वाले हैं कि यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे ऐसे और यहाँ पे ऐसे दिखेगा, ये आगे निकल गया होगा इसी शेप का और ये इधर चला गया होगा। इसका मतलब उस मोमेंट पर दोनों फॉर्म था, ये नहीं कि रस्सी हमेशा के लिए स्ट्रेट हो चुकी है और ये ऐसे, ये वेव पल्स ऐसे आगे निकल गया, ये इधर की तरफ चला गया। मैं बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि किस तरीके से हर जगह सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होल्ड करता है। हो सकता है वो डायरेक्टली नेकेड आई से विजिबल ना हो, पर इस फॉर्म में मीडियम जो दिख रहा था वो रहता है, यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को यदि हम लोग थोड़ा एक दो एग्जांपल से समझने की कोशिश करें तो मैं आपको एक क्वेश्चन से आपको समझाता हूँ, जो मैं क्वेश्चन दे चुका हूँ, तो उसको लेते हैं और देखते हैं कि क्या कैसे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम लोग होल्ड कराएंगे। एग्जांपल लेते हैं, यदि ये दूरी A है, ये दूरी A है और ये Q है, ये Q है, ये 2Q है, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं, तो यदि मैं कहूं कि इस वाला नाम ले लेते हैं A B C, मैं कहूं कि Q पे कितना फोर्स लग रहा है, तो मैं आपसे कहूं कि Q पे कितना फोर्स लग रहा है, इस Q पे मतलब चार्ज B पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नेट कितना लग रहा है। तो इसे मैं आपको सिखा देता हूं, आपको आप आज ही चीजों को समझ भी जाएंगे। चलिए, हमेशा एक और साइंस के लिए बहुत बड़ी बात आपके लिए मैं बताने वाला हूं। मेरे लिए क्वेश्चन कोई भी बड़े छोटे नहीं होते, क्योंकि करने के तरीके और जो लॉज होते हैं वो सेम होते हैं, तो फिर कौन सा कठिन क्वेश्चन कौन सा आसान, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको भी इस तरह का कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आ जाना चाहिए। एनीवे, तो जो बड़ी बात है साइंस के लिए वो ये है कि सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्या पाना है, किस पे पाना है, मतलब हमारे लिए सिस्टम क्या है और हमें क्या चीज उसमें से क्या चीज निकालना है। एग्जाम्पल लेते हैं, कहा गया है कि बी पर कितना नेट फोर्स लग रहा है, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आएगा कि बी पर हमें फोर्स निकालना है। सिस्टम मेरे लिए बी है, जिस पर जितने फोर्स लग रहे होंगे उनको जोड़ना है और हमें निकालना है। और क्योंकि फोर्स जोड़ना है, फोर्स निकालना है, नेट निकालना है मतलब जोड़ना है, और क्योंकि वेक्टर है फोर्स तो वेक्टर की तरह जोड़ना है। यदि कहीं पे स्केलर क्वांटिटी होगी, पोटेंशियल, मास, टाइम, दिस दैट, डिस्टेंस, तो वैसे स्केलर की तरह सिंपली जोड़ेंगे। तो एक तो ये 2 पॉइंट है जो हम लोग को ध्यान रखना है। अच्छा, अब हम लोग को ध्यान रखना है कि इस पे फोर्स, तो इस पे जितने भी सराउंडिंग में चार्ज होंगे, एक चार्ज होगा तो एक लगाएगा, 2 चार्ज होंगे तो 2 फोर्स लगाएंगे, 3 चार्ज होंगे 3 लगाएंगे, 10 चार्ज होंगे 10 फोर्स लगाएंगे, इनफाइनाइट चार्जेस होंगे तो इनफाइनाइट फोर्सेस लगाएंगे और उनका वेक्टर समझेंगे। पॉइंट है। तो पहले हम लोग काउंट करेंगे, कहेंगे ऐसा भाई कि भले ही चार्ज 3 ठो है तो 3 नहीं, इस पे तो निकालना ही है, इस पे फोर्स लगाने वाले जो सराउंडिंग में एक्सटर्नल सोर्सेज होते हैं वही लगाते हैं। किसी भी सिस्टम पर जो नेट फोर्स आता है वो एक्सटर्नल से आता है। तो हमारे लिए सिस्टम तो ये है, तो एक्सटर्नल में कितने चार्ज हैं इसके सराउंडिंग में, इसको छोड़ के ना, इस पे तो निकालना ही है,
तो 2 है तो 2 फोर्स लगाएंगे। ये पॉइंट है जो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो काउंट कर लेते हैं। तो 2 फोर्स हमें दिखाना है। अब देखते हैं कैसे फोर्स लगाना है। क्यू, इसका हमें इस पे फोर्स लगाना है, तो ये कुछ नहीं मेंशन होता है तो प्लस ही मानते हैं हम लोग। तो ये क्यू और इस पे लगाना है। तो कैसे देखेंगे, देखो क्यू इसको खींचेगा कि रिपेल करेगा, तो क्योंकि ये इसके द्वारा इस पे फोर्स इधर लगेगा, जिसका नाम मैं F1 लिखता हूं और F1 लिख भी लेता हूं। F1 की वैल्यू है K Q Q बाई A स्क्वायर। फिर से मैं आपको याद दिला दूं, इसके द्वारा इस पे अवे सेम चार्ज, प्लस प्लस तो अवे, माइनस माइनस तो अवे और प्लस माइनस तो टूवर्ड्स। तो मेंशन नहीं है तो प्लस प्लस मान के अवे में लिखा हूं, ये ध्यान रखना है। अच्छा, अब ये वाला भी इस पे फोर्स लगाएगा। तो ये देखो प्लस चार्ज है और इस पे लगाना है, प्लस चार्ज है, तो इसके द्वारा इस पे लगाना है। तो खींचेगा ये कि अवे, तो ये अवे फोर्स लगाएगा, नाम पे था F2। ये प्लस है, ये माइनस होता ना तो इधर लगा देता, और प्लस है तो अवे, सो अवे अवे। अच्छा हाँ, एक और पॉइंट है, जब ये फोर्स इस पे लगा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि ये छोड़ दिया है, ये भी इस पे लगाया है। तो इस पे लगाया है पर इसका स्टडी करना नहीं है, इसलिए मैं नहीं दिखा रहा हूं, बस इस पे दिखा रहा हूं। फिर से इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये फोर्स इधर लगा रहा है और ये इस पे इधर लगा रहा है, ये इस पे इधर लगा रहा है और ये इस पे इधर लगा रहा है। लेकिन इन दोनों पे हम इसलिए नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि हमें इन पे कैलकुलेट नहीं करना है, इनका स्टडी नहीं करना है। हमसे पूछा गया है कि बी पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, तो इसके द्वारा इस पे लाइन ज्वाइनिंग के अलॉन्ग लगता है, लाइन ज्वाइनिंग के अलॉन्ग लगता है, ये देखिए। सो F2 भी लिख लेता हूं मैं, F2 के Q1 Q2 ये वाला फोर्स बाई आर स्क्वायर, दूरी अभी भी यही है A। जब दो परपेंडिकुलर फोर्स हो, दो वेक्टर क्वांटिटी बराबर हो, तो फार्मूला होता है नेट का, नेट फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है नेट फोर्स का, वो होता है अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। अब कई लोग इसको रटने की सोचते हैं। आपको याद दिला दूं कि ये कौन सा फार्मूला है, ये दो वेक्टर के सम का है। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा वाला ही फार्मूला है। कौन सा फार्मूला है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। पर यहाँ पे थीटा 90 है, इसलिए जो थर्ड एक्सप्रेशन है वो खत्म हो चुका है। इसलिए परपेंडिकुलर वेक्टर का फार्मूला हर जगह परपेंडिकुलर वेक्टर के सम का अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। इसको लोग सोचते हैं कि कोई नया फार्मूला होता है, तो फार्मूला एक ही है, दो वेक्टर के सम का अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। वही जब वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाते हैं, 90 डिग्री पे हो जाते हैं, तो 2ab cos थीटा 0 cos 90 0 हो जाता है और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। यदि इनके बीच का एंगल 60 डिग्री होता, 30 डिग्री होता, कोई और 89, 92, 94, 120 डिग्री, 150 डिग्री ऐसे कुछ होता, तो फिर हम वही फार्मूला लगाते और यहाँ पे 2ab cos थीटा भी होता। नहीं, अभी भी 2ab cos 90 लिख दूंगा और यही रहेगा। तो यदि हम लोग कैलकुलेट करें कि यहां से F नेट, तो हमें मिलेगा, ये रख लेते हैं, KQ स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस ये वाला 2KQ स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का स्क्वायर। यदि इसको हम सम करके देखेंगे तो F नेट की वैल्यू आएगी √5 KQ स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो मैं आपको बताने की कोशिश यही किया कि किस तरीके से सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इंडिपेंडेंट होल्ड करता है। और रही साइंस के बारे में एक और बात, तो मैं आपको बता दूं फिर से,
कि दुनिया में दो तरह के अरेंजमेंट देखने को मिलते हैं, जो बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं उनके लिए खासकर। डिस्क्रीट अरेंजमेंट, डिस्क्रीट मतलब यहां चार्ज है, 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 बहुत सारे चार्ज ऐसे ऐसे हैं, दूर दूर हैं। डिस्क्रीट मतलब अलग अलग चार्जेस, अलग अलग कोई चीज, अलग अलग मासेस, अलग अलग करेंट, अलग अलग कुछ भी ऐसे। तो डिस्क्रीट चार्जेस, डिस्क्रीट अरेंजमेंट का मतलब गैप दे के अलग 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 अलग, है ना। और एक होता है कॉन्टिन्यूअस चार्ज, लगातार, कॉन्टिन्यूअस चार्ज। तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूअस चार्ज। पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना। दिस कॉन्टिन्यूअस चार्ज इनफाइनाइट तरह का कॉन्टिन्यूअस चार्ज होता है और इनफाइनाइट तरह के डिस्क्रीट चार्ज होते हैं। पर कूलॉम्स लॉ आप वही लगाएंगे, फोर्स का तरीका, तो ये समझने की जरूरत है। तो अभी मैं आज आपको बताया कि किस तरीके से सुपरपोजिशन प्रिंसिपल डिस्क्रीट चार्जेस के लिए अप्लीकेबल है, कॉन्टिन्यूअस के लिए भी अप्लीकेबल होगा, तो अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए अब आपको आइडिया लग गया होगा कि जो मैं क्वेश्चन दे रखा हूं पहले से ही, उसको कैसे किया जाए। तो आप लोग उन क्वेश्चंस को करिएगा। अगले क्लास में फिर से मैं आपको बताता हूं कि उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का क्या तरीका है, क्या है, आप किए रहिएगा। और अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि उनके ऊपर, हर चार्ज के ऊपर नेट फोर्स क्या होते हैं। ओके, थैंक यू।